तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एनालाइज करेंगे धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड को। और इस बैंक को हम तीनों लेवल पे फंडामेंटली एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम बैंक का बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद हम बैंक के फाइनेंशियल चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में बैंक ने कैसा परफॉर्म किया है, और फिर उसके बाद हम बैंक के जो वैल्यूएशन के पैरामीटर्स जो रेशियोज होते हैं उसको चेक करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आज हम अपना पैसा इस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इसके शेयर जो हमें मिल रहे हैं, जो प्राइस में मिल रहे हैं, वो सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं। एक तरीके से पूरा वैल्यूएशन उसका हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने बैंक के बारे में। साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी बैंक या कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के उस लिंक में आप उसका नाम लिख सकते हैं, उसके कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। तो चलिए हम बात करते हैं धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड के बारे में। बात करें तो बैंक 1927 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, यानी कि बात करें लगभग 100 साल पुराना काफ़ी एक्सपीरियंस बैंक है और केरला से इसकी शुरुआत हुई थी। और अभी भी बात करें तो एक तरीके से ज़्यादातर बिजनेस जो बैंक का है, ज़्यादातर ब्रांचेस जो बैंक की हैं वो साउदर्न इंडिया में ही हैं। बात करें जो बैंक का प्रोफाइल है तो सारे ही बिजनेस सेगमेंट में काम करता है। रिटेल बैंकिंग भी है, कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग भी करते हैं और ट्रेजरी ऑपरेशन में भी काम करते हैं। उसके साथ बात करें बैंक के जो ब्रांच के नेटवर्क्स की, तो अभी बैंक के पास में 555 से ज़्यादा कस्टमर टच पॉइंट्स हैं। उसमें 259 ब्रांचेस हैं बैंक के पास में, 279 ATMs हैं और 17 बिजनेस सेंटर हैं जिसके थ्रू अपने कस्टमर्स को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप देख रहे होगे मैप में, तो वैसे में मैप में दिखाई दे रहा है कि लगभग आधा इंडिया इन्होंने कवर कर रखा है। लेकिन बात करें तो 80% जो ब्रांचेस हैं वो इनकी साउदर्न इंडिया में ही हैं। मेनली जो स्टेट्स हैं उसमें केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, इन जगह पे ज़्यादा इनकी ब्रांचेस हैं और वहीं से ज़्यादा बिजनेस आता है। तो एक से बात करें तो एक रीजनल बैंक है और एक स्मॉल साइज बैंक है। टोटल वैल्यूएशन की बात करें तो आज के डेट में इस बैंक की लगभग 1000 करोड़ की वैल्यूएशन है और सारे प्राइवेट बैंक में देखें तो लगभग सबसे छोटे बैंक में एक बैंक है। तो सबसे बात करें तो रीजनल बैंक है, साउदर्न इंडिया में ज़्यादातर काम है, तो उसी तरह से सारा नेटवर्क, ब्रांचेस वगैरह उतनी जो हमें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद बात करें बैंक के डिपॉजिट्स की कि अभी बैंक के पास में कितने डिपॉजिट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बैंक का जो मेन काम वही होता है कि कस्टमर से पैसा लेना सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, और आगे दूसरे लोगों को लोन के लिए देना जिनको उसको लोन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ देखें तो 31 दिसंबर 2023 को जो बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे उसके हिसाब से बैंक के पास में अभी टोटल 14,340 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं। इसमें से जो रिटेल डिपॉजिट है उसके पास में वो है 11,586 करोड़ पे और बल्क डिपॉजिट है 2754 करोड़ पे। यहाँ पे देखें तो 80% जो डिपॉजिट है उसका पार्ट रिटेल कस्टमर से आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है, क्योंकि रिटेल से क्या है कि ज़्यादा एकदम से निकालने की बात नहीं होगी। और कॉर्पोरेट में ज़्यादा होता है तो वो निकाल भी सकते हैं पैसा, तो यहाँ देखें तो लिक्विडिटी अच्छी रहती है। और 20% बल्क डिपॉजिट जो कॉर्पोरेट से आ रहा है। और कासा की बात करें तो 31% का कासा है, तो कासा भी अच्छा है, ठीक ठाक जो कासा है वो बैंक होल्ड कर रहा है। कासा अच्छा उनसे क्या पता लगता है कि जो भी पैसा बैंक को मिल रहा है वो बाहर से कम लेना पड़ रहा है, और कासा अच्छा है तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। मतलब जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो तो 3-4% सेविंग पे करना है और करंट अकाउंट तो जीरो है ही है, तो वहाँ से सस्ता पैसा बैंक को मिलता है और जब वो बैंक आगे लोन देता है तो उसका मार्जिन काफ़ी अच्छा रहता है। तो कासा देखें तो वो भी बैंक का ठीक है। उसके बात करें एडवांसेस की, लोन जो दिए हुए वो कितने हैं, तो सेम 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से देखें तो जो बैंक के ग्रॉस एडवांसेस हैं वो हैं 10,314 करोड़ के जो बैंक ने लोन दिए हुए हैं। उसमें भी देखें तो काफ़ी अच्छा जो पोर्शन है वो रिटेल सेगमेंट का ही है। 73% जो रिटेल सेगमेंट को लोन दिए हुए हैं और कॉर्पोरेट को 27% लोन दिए हैं, तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात करें और ज़्यादा डिटेल की तो जैसे बात की कॉर्पोरेट को 27% दिया हुआ है, तो रिटेल बैंकिंग जो है उसमें भी देखें तो 26% बैंक ने गोल्ड लोन दिए हुए हैं, 16% SME को दिया हुआ है, 8% एग्रीकल्चर और माइक्रो फाइनेंस में है, और बाकी जो अदर टाइप के लोन्स हैं वो 23% है। अब अदर टाइप की बात करें तो उसमें हाउसिंग हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, व्हीकल लोन है। इस तरह से बैंक ने सारा अपना जो लोन का प्रोफाइल वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो काफ़ी अच्छे से अपना डिपॉजिट भी ठीक ठाक है बैंक के हिसाब से और एडवांसेस भी ठीक है। तो कुल मिलाकर बात करें बिजनेस प्रोफाइल की, तो जैसे बात की एक रीजनल बैंक है और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मतलब स्मॉल साइज का बैंक है, तो उसी हिसाब से उसकी ब्रांचेस भी हैं, उसी हिसाब के उसका डिपॉजिट है और उसी हिसाब से बात करें तो बैंक ने लोन दिए हुए हैं, तो ठीक ठाक प्रोफाइल है बैंक का। और ज़्यादातर बात करें तो साउदर्न इंडिया में बैंक का काम है। तो दोस्तों अभी तक तुम देख लिया बैंक के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और बैंक के नेटवर्क के बारे में कि बैंक की कहाँ ब्रांचेस है, किस तरह से सारा नेटवर्क को होल्ड करता है। अब हम चेक करते हैं बैंक का हिस्टोरिकल डेटा कि पिछले 5 साल में बैंक ने अपने लोन्स में, डिपॉजिट में
क्या क्या ग्रोथ दिखाई है, क्या नेट प्रॉफिट वगैरह रहे हैं। और अब हम चेक करते हैं बैंक के पिछले 5 साल का डेटा। और यहाँ आप देखिए सबसे पहले बैंक के डिपॉजिट के बारे में। तो 2019 में बैंक के पास में थे 10,600 करोड़ के आसपास के डिपॉजिट, जो कि अब देखें तो इंक्रीज होकर 13,352 करोड़ हो गए। और यहाँ देखें तो वैसे तो लगातार हर साल बैंक के डिपॉजिट में इंक्रीज आया है, लेकिन अगर हम बात करें परसेंटेज टर्म में तो सिर्फ 6% के CAGR से बैंक के डिपॉजिट में ग्रोथ आई पिछले 5 साल में। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ बैंक के डिपॉजिट में नहीं आई, यानी कि बहुत ज़्यादा बैंक का जो बिजनेस है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, एक स्टेबल सा ही बिजनेस दिखाई दे रहा है। उसके बात करें एडवांसेज या लोन की, तो 2019 में थे लगभग 6,300 करोड़ पे लोन जो बैंक ने बांटे थे अपने कस्टमर्स को। और यहाँ देखें 2023 में तो 9,500 करोड़ पे हो गया है। तो इसमें भी देखें तो ये थोड़ा ठीक ठाक ग्रोथ है। 11% के पिछले 5 साल में CAGR से बैंक ने अपने एडवांसेज में ग्रोथ दिखाई है। तो डिपॉजिट तो बहुत ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन लोन के मामले में बैंक ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। उसके बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो सेम 2019 में देखें तो 350 करोड़ के आसपास थी और 2023 में बढ़ के 476 करोड़ हो गई है। यहाँ पे देखें तो सिर्फ 8% के CAGR से बैंक ने अपने नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ दिखाई है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ बैंक के बिजनेस में या इनकम में यहाँ पे इस डेटा से हमें नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो यहाँ पे देखें पिछले 5 साल में तो 3.2%, 3.3% और अब 2023 में 3.4%, मतलब 3% के आसपास की एवरेज है पिछले 5 साल की बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। तो ये देखें तो ये भी लोअर साइड पे है। ज़्यादातर बैंक हम देखेंगे तो 4 से 5% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, लेकिन इसका 3% के आसपास आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा मार्जिन भी बैंक को नहीं मिल रहा है। उसके बाद करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है इन कंपेरिजन टू 2019। 2019 में 12 करोड़ था, उसके बाद अब ये 49 करोड़ आ गया है और बीच में 2020 में 66 करोड़ तक भी गया है। तो बैंक ने नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है इन कंपैरिजन 5 ईयर्स में। और यहाँ आप देखें तो 5 साल का जो CAGR है वो 43% का आ रहा है। तो ठीक ठाक बैंक ने अपनी ग्रोथ नेट प्रॉफिट में दिखाई है। उसके बाद करें बैंक के नेट NPAs की, NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसा पैसा जो बैंक का फंसा हुआ है जो उनको रिकवर जल्दी से नहीं हो पा रहा है। तो देखें तो 2.4% था 2019 में, फिर 2021 में भी कोरोना का टाइम था तो काफ़ी इंक्रीज हो गया 4.76 का, फिर 2022 में 2.86 और अब 2023 में 1.16% है। तो बैंक ने देखें तो अपने जो नेट NPA उसको कंट्रोल करा है 2023 के अंदर और काफ़ी ठीक ठाक नंबर है, क्योंकि प्राइवेट बैंक के जो छोटे बैंक हैं उनके ज़्यादातर NPA इसी रेंज में रहते हैं। तो फिर भी देखें तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा NPAs बैंक के नहीं है। तो कुल मिला के लेकिन अगर हम बात करें बैंक के फाइनेंशियल्स की तो एक तरीके से वीक ही फाइनेंशियल्स कहे जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपॉजिट में, लोन्स में बैंक ने ग्रोथ नहीं दिखाई है। प्रॉफिट ठीक है, थोड़ा अच्छे से इंक्रीज हुआ है, लेकिन बात करें तो NPAs भी हैं बैंक के पास में और ज़्यादा नेट मार्जिन भी बैंक को नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के बात करें तो वीक फाइनेंशियल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ बैंक के बिजनेस में पिछले 5 साल में नहीं आई है। और अब हम बात करते हैं बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियोज के बारे में, जिससे बैंक के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। सबसे पहले चेक करते हैं बैंक का कासा। कासा मतलब करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट से जिसको पैसा मिल रहा है वो कितना परसेंट है। तो आप देखें तो 32% का कासा है बैंक का, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। कासा जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ज़्यादा बेटर होता है बैंक के लिए, क्योंकि सस्ता पैसा उसको मिलता है। सेविंग अकाउंट में 4-5% देना है, करंट अकाउंट में 0 है, तो उसको पैसा वहाँ से मिलेगा तो सस्ता मिलेगा। अगर वो कहीं और से बोरिंग करेगा, मनी मार्केट से या दूसरे बैंक से या सेंट्रल बैंक से लेगा, तो वहाँ से उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो कासा अगर बैंक का अच्छा है तो उतना अच्छा उसका इंटरेस्ट मार्जिन उसको मिल सकता है। उसके बाद के लिए अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। जैसे नाम से पता लग रहा है कैपिटल एडिक्वेसी, यानी कितनी लिक्विडिटी, कितना पैसा बैंक के पास में है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोन दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सके। तो इस बैंक का हम देखें कैपिटल एडिक्वेसी रेशो तो यार है 12.3% का, और ये बहुत ही लोअर साइड पे। मिनिमम होता है 12%। अगर 12% नीचे चला जाए तो डेंजरस पोजीशन बैंक चलाता है। तो 12.32 है, तो बहुत ज़्यादा कोई खास बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो नहीं है, सिर्फ 12.32% का है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं, हम देखा कि बैंक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा एडवांसेज वगैरह नहीं इंक्रीज हो पा रहे हैं बैंक के। तो वही चीज़ है कि बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद करें एडवांसेस ग्रोथ की। एडवांस मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी ग्रोथ है बैंक के लोन में, तो 16% ग्रोथ दिखाई है बैंक ने, और ये ठीक ठाक अच्छी ग्रोथ है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में बैंक ने ज़्यादा लोन दिए हैं। तो ठीक है, एडवांसेस ग्रोथ में एक हिसाब से बैंक ठीक है। उसके बाद करें कॉस्ट ऑफ फंड्स की, कि जो सारा पैसा बैंक लेता है सब जगह से, कुल मिला के उसकी एवरेज को कितनी इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है।
तो यहाँ पे देखें तो 4.3% का बैंक का एवरेज इंटरेस्ट है जो उसको पेमेंट करना पड़ता है उसके फंड्स के ऊपर जो मार्केट से लेता है। उसमें सारे लोन जो भी पैसा वो इकट्ठा करता है, सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से, एफडी वगैरह सब चीज़ें, तो उसका 4.3% है। तो ये अच्छा नंबर है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा महंगा पैसा बैंक नहीं उठा रहा है। ऐसे नहीं कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट कर करके लोगों को बोल रहा है कि ठीक है मेरे पास एफडी कराओ, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करूँगा, या फिर करंट अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, उस तरह की चीज़ें नहीं है। तो ठीक ठाक इंटरेस्ट पे बैंक जो है अपने पास डिपॉजिट ले पा रहा है। उसके बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो ये अभी बैंक आ रहा है 6% का लास्ट ईयर का। तो ये देखें तो ये भी लोअर साइड पे है। 12-15% तो कम से कम रिटर्न इक्विटी होना चाहिए, उसी को हम मानते हैं कि अच्छे से जो इन्वेस्टर के पैसे हैं उसको यूज़ कर पा रही कंपनी या बैंक। यहाँ पे देखें तो 6% है लास्ट ईयर का भी, और पिछले 5 साल का भी उन्होंने एवरेज निकाला था तो वो भी 6% का आ रहा था। तो पिछले 5 साल से बैंक बहुत ज़्यादा रिटर्न इक्विटी अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दे पा रहा है। उसके बाद करें रिटर्न ऑन एसेट्स की, इसमें भी बैंक बहुत ही लोअर साइड पे है। बैंक की रिटर्न ऑन एसेट्स आ रही है सिर्फ 0.34% की लास्ट ईयर की, और पिछले 5 साल में एवरेज निकाला तो वो भी 0.31% है। बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स की तो कम से कम 1% रिटर्न ऑन एसेट होनी चाहिए, तभी उसको हम एफिशिएंट बैंक मानते हैं। लेकिन यहाँ आप देखें तो सिर्फ 0.34 है, तो रिटर्न के मामले में बैंक काफ़ी लोअर साइड पे है। तो कुल मिला के देखें तो रेशियोज के हिसाब से बैंक हल्का दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल चेक किए थे वो वीक हैं, तो कुल मिला के देखें तो बैंक का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोफाइल मेरे को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करते हैं बैंक के करंट शेयर प्राइस और वैल्यूएशन के बारे में। तो आज की डेट में जो बैंक का शेयर प्राइस चल रहा है वो आ रहा है 41 रुपीज़ का, और 41 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से ये बैंक एक ओवर वैल्यूड बैंक है। क्यों ओवर वैल्यूड बैंक है, उसके दो मेन रीज़न है। एक तो बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो उस हिसाब से अगर बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क हमारा इंक्रीज हो सकता है। दूसरा, बैंक का जो प्राइस बाय बुक वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1.2, यानी कि प्राइस जो उसका बैंक की जो बुक वैल्यू उसके 20% फालतू पे ये इसके जो शेयर्स हैं वो ट्रेड करें। जो 41 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का प्राइस है वो बैंक की जो वैल्यूशन है उससे 20% ज़्यादा है। तो अगर किसी भी बैंक में हमें इन्वेस्ट करना है तो प्राइस बाय बुक वैल्यू मेन रेशियो होता है, जिससे हमें उसकी वैल्यूशन का पता लग सके। और 1 से नीचे अगर मिलता है तो मतलब उसकी जो बुक वैल्यू से सस्ता हम उसको खरीद पा रहे हैं, अगर 1 से ज़्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड है। तो कुल मिलाकर बात करें तो मेरे हिसाब से तो अभी ये सही टाइम नहीं है इस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैंक में ग्रोथ भी नहीं आई है, एडिक्वेसी रेशियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है कि बैंक में आगे आने टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और ये देखें तो रीजनल बैंक की हमने बात की थी, ब्रांचेस भी लिमिटेड है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ बैंक में आने वाली है, अभी लग नहीं रही है। और साथ साथ अभी ऑलरेडी देखें तो ओवर वैल्यूड बैंक चल रहा है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से अभी सही समय नहीं है इस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए। आप दूसरे ऑप्शन देख सकते हैं, और बहुत सारे बैंक हैं उनको चेक कर सकते हैं, और आपको उसमें कोई सस्ता बैंक मिलता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आपने इस वीडियो को देखने के लिए मुझे इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।